हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 4 और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आइए देखते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। तो दोस्तों, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी सिर्फ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो अब जानते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती हैं जो ए एक्स इक्वस टू बी में रिप्रेजेंट करी जा सके इन मैट्रिक्स फॉर्म। मान लीजिए मुझे कोई इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वस टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वस टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वस टू d3। मान लीजिए वे तीन इक्वेशन दे रखी हैं और मैं उन्हें ए एक्स बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो ए मैट्रिक्स यहाँ मेरी कौन सी मैट्रिक्स होती है? याद रखिए, ए मैट्रिक्स मेरी मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट होती है। तो ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे? ए मैट्रिक्स हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। और वही बात करें हम एक्स मैट्रिक्स की, तो एक्स मैट्रिक्स दोस्तों मेरी मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स है। तो वही बी मैट्रिक्स की बात करें तो बी मैट्रिक्स हमारी मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है। तो हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालने के वाले हैं। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम निकालने वाले हैं कि ये हमारा सेट ऑफ इक्वेशन जो दे रखा है वो कंसिस्टेंट हुआ कि नहीं, या फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो उसमें भी वो यूनिक सॉल्यूशन कैरी करेगा या फिर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन कैरी करने वाला है। तो आपको बता दूं मैं कि हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कौन से होते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होती है। याद रखिए दोस्तों, कंसिस्टेंट इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होंगी जिन इक्वेशन का एटलीस्ट वन रूट वन सॉल्यूशन, वो इक्वेशन होंगी उनके कम से कम उन इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन तो होगा ही। फिर आती है मेरी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो याद रखिएगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होने वाली हैं जो हमारी नो सॉल्यूशन मींस जिनका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो थी हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन। याद रखिएगा, हम अपनी कंसिस्टेंट इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन और यहां होने वाला है ये इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, कंसिस्टेंट भी दो पार्ट में टूट सकता है। या तो कंसिस्टेंट में वो यूनिक सॉल्यूशन कैरी करेगा या वो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन करेगा। तो ये हम निकालने कैसे वाले हैं मैं बता दूं आपको। अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए अगर वो इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, तो यहां क्या होने वाला है? याद रखिएगा, यहां कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी हमेशा। अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, तो इस केस में ये हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। मैं आगे चलकर आपको अभी इसके बाद अभी और बताने वाला हूं और क्लियर, लेकिन अभी आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं बस। अगर मान लीजिए अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है और हम उनकी फिर रैंक निकालेंगे, और रैंक निकालने के बाद फिर हम उसमें चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं या फिर वो इनकंसिस्टेंट है। आइए देखते हैं अगले पार्ट में कि हम पता कैसे करेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट होगी या कंसिस्टेंट होगी। पहले हम देखने वाले होमोजीनियस इक्वेशन। तो याद रखिएगा, होमोजीनियस इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारा कांस्टेंट पार्ट जीरो होने वाला है। जैसे हमने मैट्रिक्स जो बनाई थी ए एक्स इक्वस टू जीरो हो, तो ये हमारी कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशन। याद रखिएगा, इस तरह की इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होंगी। क्या होगी? कंसिस्टेंट, यानी इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही। या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है या तो वो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होने वाला है। अब मान लीजिए आप निकालेंगे कैसे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर हमारा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो याद रखिए, आपको क्या करना है, पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालनी है, फिर आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स
रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे हम पहले, फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अगर ये हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ अननोन्स के, हमारी इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स उसके इक्वल होती है तो याद रखिएगा तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखता है। और हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालते हैं और वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन आ जाए, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन आ जाए, तो याद रखिएगा इस केस में क्या होने वाला है हमारा, इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की तरफ। तो याद रखिएगा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती हैं जिनमें हमारे कांस्टेंट पार्ट भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ए एक्स इक्वल टू बी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारी कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स है बी वो जीरो नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो याद रखिए इस तरह की इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोथ हो सकते हैं, यानी या तो वो इनकंसिस्टेंट होगी या कंसिस्टेंट होगी, जबकि हम होमोजीनियस इक्वेशन देखते आ रहे हैं कि हमारी इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट ही होगी इन होमोजीनियस, और नॉन होमोजीनियस में कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम निकालने वाले हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे, फिर उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप टेंशन ना लीजिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हम उसमें बताते चलेंगे कि ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है और किस तरीके से इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। और ये इक्वल होती है हमारे नंबर ऑफ अननोन्स के, किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ अननोन्स के। तो ये क्या एग्जिस्ट करता है, इस इक्वेशन, इन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन से लेस देन है, तो याद रखें इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाले हैं। अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल ही नहीं है रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, और हम कह सकते हैं यहाँ लेस देन, इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, तो इस केस में याद रखिए क्या होने वाला है, इस केस में नो सॉल्यूशन होने वाला है हमारी इक्वेशंस का। तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखिए हमने, सबसे पहले देखिए हमने होमोजीनियस इक्वेशन, और फिर हमने उसमें क्या किया, हमने बताया होमोजीनियस इक्वेशन हमारी वो होती है जिसमें हमारा कांस्टेंट पार्ट नहीं होता। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ कांस्टेंट पार्ट नहीं है, ये जीरो है, तो ये कहलाती है हमारी एक होमोजीनियस इक्वेशन। याद रखिएगा होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होने वाली है, और हम बात करें तो वो या तो यूनिक सॉल्यूशन रखेगी या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन रखने वाली है। और मान लीजिए हमने ए मैट्रिक्स की रैंक निकाली और वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ जाती है, तो इस केस में याद रखिएगा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाले हैं। और बात करें अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारी नंबर ऑफ अननोन के इक्वल नहीं आती है और हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अननोन के लेस देन आती है, तो इस केस में क्या होने वाला है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होने वाले हैं। अब आती है हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो याद रखिएगा दोस्तों नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारा कांस्टेंट पार्ट भी एग्जिस्ट करता है। जैसे ये बी है तो यहाँ पे बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही थी, एक हमारी एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होने वाली है। अगर हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल हो जाती है रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स के, तो याद रखिएगा ये क्या है ये है हमारी रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, और वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो जाती है, तो याद रखिए इस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। और हम बात करें रैंक ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल होती है रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स के, बट ये दोनों ही लेस देन होती है नंबर ऑफ अननोन्स के, तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में हमारी जो इक्वेशंस हैं वो इनफिनिट सॉल्यूशन रखने वाली हैं। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कम आती है रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी से, तो याद रखिएगा दोस्तों
इस केस में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ गेट क्वेश्चंस की तरफ और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अपने जो अभी हमने सीखा है। आइए दोस्तों देखते हैं गेट क्वेश्चन जो 2015 सिविल ब्रांच में आया है और क्वेश्चन में क्या कह रखा है। अगर इस सेट ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर इस सेट ऑफ इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सॉल्यूशन है, तो इस इक्वेशंस के लिए p की वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, आइए देखते हैं। तो हमें पता है ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है और नो सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। हम जानते हैं ये एक रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हमारी एक 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर इसकी रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कम होनी चाहिए तो याद रखिए इसकी रैंक क्या होने वाली है, तो इसकी रैंक 1 होने वाली है। और उसके लिए हम जानते हैं अगर इसकी रैंक 1 है तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा क्या होने वाला है, डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का 0 होने वाला है। तो हम कह सकते हैं 2p माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 3 इसका एक करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला गेट क्वेश्चन जो 2000। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जो 2008 सिविल ब्रांच में 2 मार्क्स में आया था। और क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर मान लीजिए हमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं और इस सेट ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो k की क्या वैल्यू होने वाली है। याद रखिएगा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो k की वैल्यू हमारी क्या होने वाली है। तो हम जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करने के लिए 2 केस बन सकते हैं, या तो वो नो सॉल्यूशन होगा और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमारा हो सकता है कि वो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। और दोनों ही केस में हम जानते हैं रैंक ऑफ जो हमारी मैट्रिक्स ए होगी वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होने वाली है। दोनों ही केस में लेस देन नंबर ऑफ अननोन होने वाली है। और हम कह सकते हैं लेस देन नंबर ऑफ अननोन किसके लिए, ये इनफिनाइट के लिए। और हम बात करें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए must be less than rank of matrix augmented matrix A B for no solution। और इस केस में भी हम ये जानते हैं कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है, तो हम कह सकते हैं ये भी लेस देन नंबर ऑफ अननोन होगा। तो दोनों ही केस में हमें क्या देखना है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारी नंबर ऑफ अननोन से कम होने वाली है। और नंबर ऑफ अननोन हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन है हमारे 3। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से लेस देन 3, तो हम कह सकते हैं अगर मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है तो हम इसका 3/3 और हम इसकी 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें तो हमारा क्या आएगा। तो दोस्तों याद रखिए वो हमारा 0 आने वाला है। हम कह सकते हैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा 0 होगा। ठीक है, अब क्या करते वाले हैं हम इस मैट्रिक्स में रो कॉलम ऑपरेशन लगाने वाले हैं। तो R1 सॉरी दोस्तों R2 विल बी R2 माइनस R1 एंड R3 विल बी R3 माइनस R1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 1 1 1 2 3 k माइनस 1। अब हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमें पता है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आने वाला है हमारा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है। तो अगर हम इस कॉलम से डिटरमिनेंट निकालें तो इसका डिटरमिनेंट क्या आने वाला है हमारा k माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो k आ जाएगा हमारा 6 प्लस 1, तो k विल बी इक्वल टू 7। तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एक करेक्ट आंसर होने वाला है, k इक्वल टू 7। ये k इक्वल 7 यहाँ नहीं रहा, मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू 7। अब देखते हैं अगला गेट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला गेट क्वेश्चन जो 2007 सिविल ब्रांच में आया हुआ है। और क्वेश्चन में कहा गया था अगर हमें एक सेट ऑफ इक्वेशन दे रखा है जिसमें और जिस सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो बताइए अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है।
तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमें इक्वेशन दे रखी है, तो ये 3 इक्वेशन हमें दे रखी है। हम क्या करने वाले हैं, इनसे मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। अल्फा, और हमारी अगर हम ये मैट्रिक्स हमारी ए होने वाली है, अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारी होने वाली है 5 9 बीटा। तो अगर हमें पता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन से कम होना चाहिए, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो यहाँ से अब हम क्या देख सकते हैं कि अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की दोनों की रैंक सेम हो और नंबर ऑफ अननोन से कम हो तो हमारा एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ अननोन कितने हमारे 3। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक या तो 2 हो, या तो 2 होगी या हो सकता है 2 से कम हो, बट 3 नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, सॉरी दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 होने वाला है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमारा क्या होने वाला है दोस्तों, 0 होने वाला है। तो हम इसमें रो ऑपरेशन लगा दें तो R2 विल बी R2 माइनस R1 एंड R3 विल बी R3 माइनस R1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 1 2 1 1 3, सो दिस 1 2 अल्फा माइनस 1 5 4 बीटा माइनस 4। ये कर सकते हैं दोस्तों। और हम क्या करने वाले हैं, इस मैट्रिक्स में से R3 रो में हम रो ऑपरेशन लगा सकते हैं R3 माइनस हाफ ऑफ R2। तो हमें नई मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी 1 0 0 1 2 1 2 0 अल्फा माइनस 3 हाफ ऑफ दूसरी अल्फा माइनस 2 5 4। ये हो जाएगा हमारा बीटा माइनस 6। ये क्या हो जाएगा हमारा बीटा माइनस 6। तो हम जानते हैं इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम आने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इस मैट्रिक्स की ये वाली रो जो होगी, इस मैट्रिक्स की ये वाली रो जो होगी वो क्या होगी, दोस्तों 7 आएगा, तो ये 5 है। तो हम कह सकते हैं इस मैट्रिक्स की रैंक सभी से 2 होगी जब ये वाली रो हमारी 0 होने वाली। जब हम इस रो को 0 पुट करेंगे तो अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड बीटा माइनस 7 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा इस इक्वेशन को मैच कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।